एवरीवन, आज हम यहाँ पे नेक्स्ट करंट अफेयर्स की ओर जा रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे अबाउट द शांति बिल 2025। गाइस, ये जब भी कभी गवर्नमेंट कोई नया बिल या नया एक्ट इंट्रोड्यूस करती है तो आप लोगों को उसका ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए। और उसके अंदर कोई जो प्रीवियस एक्ट है, प्रीवियस भी हमारा कानून बन रखा है, उसमें कोई क्या क्या चेंजेस किए गए हैं उनके बारे में आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन आमतौर पर जो सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन हैं वहाँ पर पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले शांति बिल जो है उसके आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए या फिर फॉर्म पता होनी चाहिए। दैट इज सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। यानी कि भारत में जो एक एनर्जी की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए जो न्यूक्लियर एनर्जी है, वो आप जानती हैं वो क्लीन एनर्जी सोर्स है, बट उसमें थोड़ा रिस्क रहता है, लेकिन उसको हमें सस्टेनेबल वे में यूज करना है सो दैट आने वाले लंबे समय तक हम इस तरह की एनर्जी को अपने एक पर्पसेस के लिए यूटिलाइज कर पाए। और इसके अंदर सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर जो प्राइवेट सेक्टर है उसको भी आप यहाँ पर पार्टिसिपेशन का मौका मिलेगा। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अभी तक जो इंडिया के अंदर जितने भी न्यूक्लियर एलिमेंट्स हैं, जैसे यूरेनियम या प्लूटोनियम, उनको अगर माइनिंग करते थे तो सिर्फ गवर्नमेंट को ही अलाउ था और गवर्नमेंट ही इसके अंदर ऑपरेट कर पाती थी। लेकिन अब यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन को भी बढ़ावा दिया गया और ये पहली बार है यहाँ पर। तो फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि जब न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को लेकर कोई जो प्राइवेट सेक्टर है वो भी पार्टिसिपेट कर पाएगा और उनको ऑपरेट भी कर पाएगा। ये भी आप देखिएगा, ऑपरेट भी कर सकता है। दैट मीन्स सिर्फ बनाएंगे नहीं उनको, बल्कि जो डेली बेसिस पर उसको ऑपरेट भी कर पाएंगे, तो ये बड़ी बात है। इसके अंदर यहाँ पर जो चीजें और आपको याद रखनी है कि इस बिल के आने से जो इंडिया का न्यूक्लियर जो एनर्जी फ्रेमवर्क है उसको रिप्लेस किया गया है यहाँ पर। और जिससे पहले एक एक्ट था, दैट वाज द एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962। और एक और है सी जो एल एन डी एक्ट है 2010 का है। इसके अंदर एक्चुअली क्या सी जो सी एल एन डी आप एक्ट देख रहे हैं, इसके अंदर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी तय की जा रही थी कि अगर कोई रिस्क हो जाता है, कोई कहीं पर एक्सीडेंट हो जाता है, तो ऐसे में जो कंपनसेशन है ऐसे डैमेजेस में न्यूक्लियर जहाँ एक्सीडेंट हो उन डैमेजेस की कंपनसेशन कितनी होगी और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर होगी। तो यहाँ पर दो एक्ट्स को रिप्लेस किया गया, तो आपने ये चीज याद रखनी है। इसके अलावा यहाँ पे जो प्राइवेट सेक्टर और फॉरेन पार्टिसिपेशन को भी यहाँ बढ़ावा दिया गया है, तो अपने आप में ये बड़ी बात है। और लेकिन एक चीज इसमें याद रखिएगा, यहाँ पे वर्ड आपको याद रखना है, दैट मीन्स जो रिटेन द स्टेट कंट्रोल ओवर द स्ट्रेटेजिक एक्टिविटी। दैट मीन्स अगर मान लीजिए कोई एक प्लांट हमने बनाया जिसके अंदर 100% जो है पार्टनर या 100% उसकी जो यूनिट्स है, मान लीजिए जैसे मालिकाना हक होता है किसी प्लॉट के ऊपर, तो अगर हम स्ट्रेटेजी की बात करें, स्ट्रेटेजी का मतलब होता है कि अभी भी जो स्टेट है यानी कि जो हमारी गवर्नमेंट है उसका 51% शेयर वहां पर रहेगा ही रहेगा। दैट मीन्स जो गवर्नमेंट है ऐसे हर एक न्यूक्लियर पावर प्लांट के ऊपर अभी भी स्ट्रेटेजिक जो एक्टिविटीज है या स्ट्रेटेजिक कंट्रोल यहाँ पे रखा जाएगा। तो दैट मीन्स उस आने वाले टाइम में इस चीज को रिलैक्स कर दिया जाए और सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि गवर्नमेंट का भी पार्टिसिपेशन अभी रहने वाला है। इंट्रोड्यूस्ड या इंट्रोड्यूसेस रिवाइज्ड लायबिलिटी। जैसे मैंने आपको बताया, जो यहाँ पे 2010 का जो एक्ट है सी एल एन डी एक्ट जो है उसके अंदर वहाँ पे लायबिलिटीज बताई गई थी कि अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई किसी तरह का इशू होता है, तो ऐसे में कौन कौन लायबल होगा, तो इस तरह की चीजों को यहाँ पर रिवाइज किया गया है यहाँ पे लायबिलिटी और रेगुलेटरी रेजिम को। तो बेसिकली इसमें एक चीज और आपने याद रखनी है, जो स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया है AERB को, तो आपको ये भी याद रखना है। स्टैट्यूटरी स्टेटस का मतलब है कि इस एक्ट के आने के बाद ये बता दिया गया है कि इसके अंदर इसको कानूनी दर्जा मिल गया है AERB को। और साथ ही साथ यहाँ पर जो प्लांट की कोई जैसे न्यूक्लियर प्लांट है उसके अंदर कितनी लाइबिलिटी यहाँ पर बनेगी, जो ऑपरेटर होगा उसको ऑपरेट कर रहा है, चाहे वो प्राइवेट होगा या गवर्नमेंट की होगी, तो उसकी कितनी लाइबिलिटी, कितनी जिम्मेदारी होगी उसकी। और साथ ही साथ यहाँ पे सप्लायर लाइबिलिटी और फैसिलिटेटिंग द एडवांस टेक्नोलॉजीज लाइक द स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स। तो अभी ना हाल फिलहाल में इंडिया में स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स की जो एक सप्लाई या डिमांड है इसकी बढ़ने वाली है और बढ़ भी रही है। तो क्लीन एनर्जी को लेकर इंडिया है वो कोल से शिफ्ट हो रहा है न्यूक्लियर एनर्जी की ओर, ताकि हम 2070 तक जो नेट जीरो गोल है हमारा, हमने जो यहाँ पर पॉल्यूशन है या कार्बन एमिशन है उसको हम कंटेन कर लेंगे, जीरो कर लेंगे उसको। और 2070 तक का हमारा टारगेट है वो तब अचीव होगा जब हम न्यूक्लियर एनर्जी को यहाँ पे सस्टेनेबल वे में मतलब एक्सप्लोर करेंगे। तो यहाँ पर जिसमें मैंने आपको बताया कि रिप्लेसमेंट किया गया है दो लॉज को लेकर।
वो लॉज आपको पता होने चाहिए। जो सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेजेस एक्ट 2010 और एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962, ये याद रखना है आपने। इसके अलावा यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि पहली बार यहाँ पे प्राइवेट कंपनीज हैं या जॉइंट वेंचर्स हैं या इवन जो फॉरेन एंटिटीज हैं वो भी अब जो बिल्ड यानी बना सकेंगी, उनको अब मतलब एक ओन कर पाएंगी, ऑपरेट करेंगी, या वो अपने उस न्यूक्लियर प्लांट को बंद कर पाएंगे। डीकमीशन का मतलब होता है बंद करना। तो एंडिंग ऑफ मोनोपोली, क्योंकि आज तक ये काम कौन कर रहा था? गवर्नमेंट की एजेंसी जिसका नाम था न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो ये एक गवर्नमेंट जो कंपनी है वो इस अभी तक सिर्फ उसकी मोनोपोली थी, यानी कि एक मात्र यानी कि यही एक कंपनी थी जो इस प्रकार के न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को बिल्ड करती थी, ऑन करती थी, ऑपरेट करती थी, डिकमीशन करती थी। लेकिन अब यहाँ पे चीजें चेंज हो जाएंगी। साथ ही साथ जैसे मैंने आपको बताया, रिटेंशन ऑफ द स्ट्रेटेजिक स्टेट कंट्रोल, यानी कि गवर्नमेंट जो है अभी भी कुछ एरियाज में अपना यहाँ पर कंट्रोल बना के रखेगी, जिससे कि यहाँ पे ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है ना, इसी से ही जो कई प्रकार के एक्सप्लोजिव्स जो है वो तैयार जो हो मतलब हो सकते हैं। तो अगर ये कोई इररिस्पॉन्सिबल हाथों में ये मटेरियल चला जाए तो यहाँ पर काफी ज्यादा जो है ना एक प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, और ये पब्लिक गुड के लिए अच्छा नहीं होगा। तो इसीलिए गवर्नमेंट की यहाँ पर अभी भी इन्वॉल्वमेंट होगी। और न्यूक्लियर फ्यूल प्रोडक्शन यानी कि यूरेनियम जहाँ पर जो इस लेवल का तैयार किया जाता है, या हैवी वाटर मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि व्हाट इज हैवी वाटर? दैट्स अ D2O, आपको याद रखना है। D2O होता है, दैट मीन्स ड्यूटेरियम। इसमें डी को यहाँ पे ड्यूटेरियम है, तो आपको याद रखना है। तो जैसे H2 होता है उसी तरह H का जो एक जगह हम यहाँ पे D लिखे होते हैं, सिंपल आपको समझ आने के लिए। और हैवी वाटर मैन्युफैक्चरिंग, ये जो जरूरी होता है क्योंकि हमारे न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स वगैरह होते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर यहाँ पर हैवी वाटर का प्रयोग किया जाता है। तो वहाँ पे मॉडरेटर या कूलेंट के रूप में इसको यूज कर सकते हैं। जब आप इसको साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू कवर करने की न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, आपको चीजें समझ आ चुकी होंगी। और यहाँ पे साथ ही साथ जो रेडिएटिव सारी प्रोसेस हो जाने के बाद जो वेस्ट मटेरियल होगा उसको भी मैनेज करने का तरीका होता है, तो गवर्नमेंट इसके अंदर अपना पार्टिसिपेशन रखेगी। इसके अलावा एक चीज और याद रखिएगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि इसने जो एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड उसको अब एक स्टैट्यूटरी स्टेटस दे दिया है। तो ये चीज जरूर याद रखिए, क्वेश्चन हो सकता है आपके पास। और साथ ही साथ ऐसा करने से जो ये बोर्ड है, जैसा एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड, अब ये जितनी भी इनकी रिपोर्ट्स होंगी या अकाउंटेबल होंगे, ये जवाब दे होंगे किसके लिए? पार्लियामेंट के लिए। इससे इंडिया में ट्रांसपेरेंसी, इंडिपेंडेंस और सेफ्टी वगैरह जो है ना बनी रहेगी। एक अच्छा काम किया है इन्होंने। साथ ही साथ रिवाइज न्यूक्लियर लायबिलिटी फ्रेमवर्क, यानी कि शांति लीग ने क्या रिपेल कर दिया है यहाँ पे, याद रखना है आपने। इसलिए जैसे मैंने आपको बताया था, जो सिविल लायबिलिटी एंड न्यूक्लियर डैमेजेस एक्ट 2010 का जो एक्ट है उसको रिप्लेस यहाँ पे कर दिया है, यानी कि इसको हटा दिया है, और उसकी जो है शांति बिल आ चुका है। तो इसके अंदर अब हम रिमूव से सप्लायर लायबिलिटी, यानी कि जो यहाँ पे मटेरियल सप्लाई करेगा इंडिया के अंदर, क्योंकि इंडिया में ना यूरेनियम या प्लूटोनियम ज्यादा नहीं होते, हालांकि थोरियम यहाँ ज्यादा होता है, परंतु भारत के जो इस समय रिएक्टर में हम थोरियम को यूज नहीं कर पा रहे हैं, और उसके लिए थोड़ा सा हाई टेक्नोलॉजी चाहिए, वो आने वाले समय में ऐसा पॉसिबल होगा। लेकिन फिलहाल के लिए याद रखना है कि जो जैसे इंडिया की अंदर जितनी यूरेनियम की डिमांड रहती है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के लिए, वो सारा न्यूक्लियर हम बहुत सारा न्यूक्लियर बेसिकली कजाकिस्तान या ऑस्ट्रेलिया या कनाडा, इन जगहों से हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। तो उन लोगों की कोई इस मामले में लायबिलिटी आगे से नहीं रहेगी। और यहाँ पर अब ये कह दिया गया है कि जो न्यूक्लियर पावर प्लांट का ऑपरेटर होगा वही, इन केस अगर कोई डैमेज हो जाता है, अगर नुकसान होता है, तो सारे कंपनसेशन न्यूक्लियर जो प्लांट का ऑपरेटर है वही यहाँ पर करेगा। तो इस तरह से इंडिया ने जो इंटरनेशनल न्यूक्लियर लायबिलिटी कन्वेंशन है उसकी जो बातों को मान लिया। तो ओवरऑल आपको ना थोड़ा सा एक कह सकते हैं आप थोड़ी सी बड़े लेवल पे इस करंट अफेयर को याद रखने की जरूरत पड़ेगी। जो ऑपरेटर लायबिलिटीज कैपिटल इनटू द इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, दैट मींस ये भी नहीं है कि जो ऑपरेटर है, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट को ऑपरेट कर रहा है, चला रहा है, वो चाहे वो प्राइवेट कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी, तो वो अनलिमिटेड यहाँ पर लोगों को कंपनसेशन दे पाएगी नहीं। उसके लिए यहाँ पे बताया गया है कि जितना बड़ा प्लांट होगा उसके मुताबिक उतनी ज्यादा बड़ी कंपनसेशन देनी पड़ेगी अगर डैमेजेस काफी बड़े लेवल पर होते हैं। दैट मीन्स जितना इंस्टॉल्ड कैपेसिटी होगी, जैसे 700 मेगावाट का है, 1000 मेगावाट का है, तो उसके मुताबिक जो कंपनसेशन है वो भी, उसका दायरा भी बढ़ जाएगा, उतना ज्यादा बड़ा कंपनसेशन उस एक न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑपरेटर को देना पड़ेगा। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे क्रिएशन ऑफ द डेडिकेटेड एटॉमिक डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल, दैट मींस ये भी इंपॉर्टेंट, अगर ये क्वेश्चन हो सकता है आपके पास, क्या इसके अंदर कोई एटॉमिक डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल की बात आई है? तो जब भी कभी कोई यहाँ पर लेट्स से
कोई प्राइवेट पर्सन है, कोई प्राइवेट फर्म है या कोई फॉरेन से कोई पर्सन है जो इंडिया में यहाँ पर एक इन्वेस्टमेंट कर रहा है और उसने यहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट बना दिया। अगर उसे कल कोई परेशानी आती है तो वो अपनी बात लेकर कहाँ जाए? क्योंकि अगर वो एक नॉर्मल कोर्ट के अंदर जाएगा तो उसको बहुत टाइम वेस्ट होगा, तो उसकी वजह से उसकी इन्वेस्टमेंट जो है इम्पैक्ट हो सकती है। इसीलिए जो जब भी कभी हमें कोई आप कह सकते हैं कि कोर्ट जैसी कोई सुविधा चाहिए, हमें फैसिलिटी इस तरह की चाहिए, इन दैट केस हम लोगों को रिक्वायरमेंट होती है कोई फास्ट मैकेनिज्म की, तो उसके अंदर हमारी जो यूटिलिटी आती है वो ट्रिब्यूनल्स की आती है। तो यहाँ पर एक डेडिकेटेड एटॉमिक डिस्प्यूट्स को सॉल्व या सुनने वाला एक ट्रिब्यूनल यहाँ पे बनाया गया है, ताकि जो इन्वेस्टर्स हैं उनको कोई ज़्यादा परेशानी ना आए। अगर कोई उनकी कोई परेशानी है, दुख है, तकलीफ है उनको, तो वो यहाँ पर अप्रोच कर सकते हैं। उसके बाद बात होती है फैसिलिटेशन ऑफ द एडवांस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, दैट मीन्स विल सपोर्ट करता है इस समय पर, आपको याद रखना है, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स को याद रखिए, और जो भारत में ऑलरेडी बने हुए जो डिजाइन है रिएक्टर्स के उनको भी सपोर्ट कर रहा है। तो कंट्रीब्यूटिंग टू दी इंडिया क्लीन एनर्जी फाउंडेशन एंड दी लॉन्ग टर्म एनर्जी सिक्योरिटी को, इस तरह से अभी ऐसा किया जा रहा है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम और भी आ रही है, दैट मीन्स ये क्रिटिसिज्म आपको याद रखना है कि अगर इंडिया में जो इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी हट जाएगी, दैट मीन्स जो सप्लायर है जिसने मटेरियल सप्लाई किया, अगर उसके अंदर मटेरियल में कोई परेशानी हुई तो जिस कंट्री ने उसको सप्लाई किया है तो उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, यहाँ पे खत्म कर दी गई है। सेकेंडली यहाँ पे क्रिटिसिज्म है कि जितना प्लांट जितनी कैपेसिटी वाला प्लांट होगा उसके मुताबिक ही वो अकाउंटेबल होगा या उतना ही वो कंपनसेशन देगा। तो इस तरह से चीज़ें जो है ना प्रॉब्लम देंगी, और आने वाले टाइम में अगर कोई किसी वजह से यहाँ पे डैमेज हो जाता है तो ऐसे में लोगों को कितना कितना कंपनसेशन मिलेगा, शायद वो बहुत कम मिल पाए। तो इस वजह से इस चीज को लेके अभी क्रिटिसिज्म जो है मतलब रख दिया लोगों के द्वारा। साथ ही साथ यहाँ पर पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल का एक यहाँ पर एक और भी प्रॉब्लम आती है, आमतौर पर जब भी कभी मान लीजिए इंडिया में इस समय लॉ क्या है, जैसे कि अगर कोई पर्सन इंडिया में जो पोल्यूशन फैलाता है तो वो उसको रूल करने के लिए पे भी करता है। जैसे कि मान लीजिए हमारे जो हाउस होल्ड है वहां से जो भी किचन का या कोई भी घर का जो कूड़ा करकट है, जब हम उसको उठाने के लिए एक से म्यूनिसिपैलिटी के लोग आते हैं तो हम उन लोग पे करते हैं। दैट मीन्स कि आप हमारे यहाँ से पोल्यूशन हमारी वजह से हो सकता है तो आप उसको कलेक्ट करके ले जाइए, तो वो हम पे कर रहे हैं, दैट्स पॉल्यूटर बेस। लेकिन जब यहाँ पर कभी कोई बड़े लेवल पे कोई डैमेज अगर हो गया न्यूक्लियर पावर प्लांट की वजह से, तो ऐसे में जो जिसकी वजह से पोल्यूशन हुआ है तो उसको पूरी पूरी पेमेंट उसको करनी होगी। तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं पॉल्यूटर बेस्ड प्रिंसिपल को ये एक हल्का सा झटका है, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। इसी तरह से यहाँ पर और ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। एक्चुअली क्या है कि अगर आप लोगों को पता नहीं है, भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी जिसके अंदर मिथाइल आइसोसाइनेट जो गैस है उसकी वजह से बहुत सारे लोगों की डेथ हुई थी। मोर देन 3000 4000 वहाँ पे जो है डेथ्स जो है रिपोर्ट की गई थी उस समय पर। तो ऐसे में जो लोग थे वो बल्कि कभी मतलब वो बाहर निकले थे वहाँ पे, जिन लोगों के एक नेग्लिजेंस की वजह से वो ट्रेजेडी हुई। तो ये याद रखना हमें 1984 का एक एक्सीडेंट हुआ था इस तरह का, दैट्स अ इंडस्ट्रियल डिजास्टर बेसिकली। तो इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। आपको जैसे देखा आपने यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपसे पूछे जा सकते हैं, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनते हैं कि शांति बिल क्या है और इसके अंदर की जो प्रोविजंस हैं वो मैंने आपको बताया, ये चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए। नेक्स्ट हम यहाँ पे देख रहे हैं अबाउट दी मर्सी पिटिशन। मर्सी पिटिशन को हिंदी में बोलते हैं क्षमा याचना। आपने सुना होगा कभी ना कभी कि कई क्रिमिनल्स होते हैं जिनको डेथ पेनल्टी जो है एक मतलब उनको सजा मौत जिसको कहा जाता है, उन्होंने क्योंकि क्राइम बहुत हीनियस किए होते हैं तो उस वजह से उन लोगों को बड़ी लेवल की एक सबसे हाईएस्ट जो एक कह सकते हैं पनिशमेंट वो दी जाती है, और वो है मृत्युदंड। तो लेकिन यहाँ पे भारत में एक मैकेनिज्म और भी है जिसके अंदर जो लोग हैं जिनको इस तरह की पनिशमेंट दी गई है, यानी कि डेथ सेंटेंस दी गई है जिन लोगों को, वो अपनी एक दोबारा से लेटर के प्रेसिडेंट को, यानी कि प्रेसिडेंट लिखते तो वो बेसिकली गवर्नमेंट को है और एड्रेस करते हैं प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट के पास पावर होती है कि वो दोबारा से, एक तो ऐसा है कि कोर्ट के अंदर केस चला उस पर्सन का क्राइम किया है तो उसके ऊपर सारे चार्जेस जो प्रूव हो जाते हैं, तो जब इसको लगता है कि नहीं ये बहुत ही मतलब अ, कह सकते हैं रेयर ऑफ रेयर्स की जो केस है उसके अंदर कैटेगरी में जब चीज़ें आ जाती हैं तो जजेस जो है डेथ सेंटेंस होते हैं, क्योंकि हर केस में ऐसा नहीं किया जाता। लेकिन फिर भी एक स्कोप होता है ऐसे लोगों के पास जिनको डेथ सेंटेंस मिलती है कि वो अपील कर सकते हैं, एक फ्रेश अपील कर सकते हैं कोर्ट के अंदर नहीं,
ये अपील भी जाती है प्रेसिडेंट के पास। तो ओवरऑल जो उनकी फाइल है वो जाती है प्राइम मिनिस्टर और कह सकते हैं आप साथ ही साथ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी कि जो प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद उनके पास जाएगी। फिर वो उसको चेक करते हैं एक नए तरीके से, नए एंगल से उसको सारे केस को देखते हैं और उनको लगता है कि यस, इस पर्सन को जो है माफी दी जा सकती है, सजा कम की जा सकती है, मृत्युदंड को टाला जा सकता है। तो ऐसे में उनकी रिकमेंडेशन आती है और वही रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट की भी होती है। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं कि इंडिया में मैकेनिज्म है उसको बोलते हैं मर्सी पिटीशन। वैसे तो ये क्वेश्चन जो है डायरेक्टली इस तरह का नहीं आएगा और इस तरह के बहुत कम क्वेश्चन देखे गए, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो एक पॉइंट मुझे लगता है वो आपको जरूर पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे नोट डाउन करना चाहिए, हमें यहाँ पे ये नहीं देखना कि अभी केस क्या हुआ था जिसके अंदर ऐसा हुआ है, लेकिन हमें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस को देखना है एक बार। तो यहाँ पे जो मर्सी पिटीशन है, याद रखिए मर्सी पिटीशन जो है ना वो आर्टिकल 72, यानी कि प्रेसिडेंट के पास अगर आप कोई इस तरह की एप्लीकेशन दे रहे हैं तो वो आर्टिकल 72 के तहत देंगे। अगर आप गवर्नर के पास दे रहे हैं तो आर्टिकल 161 के अंदर देंगे। और यहाँ पर जो भारतीय न्याय संहिता का जो एक कोड है, ठीक है, उसके अंदर जो 2023 में आया था उसमें बताया गया है कि कितने टाइम में जो इस एप्लीकेशन का आंसर देना होगा। तो ओवरऑल यहाँ पर जो मर्सी पिटीशन है वो दो जगह डाले जा सकते हैं, एक तो आर्टिकल 72 के तहत प्रेसिडेंट के पास, अगर आप गवर्नर के पास कर रहे हैं तो आर्टिकल 161 के तहत डालनी पड़ेगी। तो मर्सी पिटीशन है क्या? आमतौर पे एक संवैधानिक तरीका और एक प्रकार से जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है वो यहाँ पर सेंटेंस केसेस में आमतौर पे दी जाती है, और जिसमें इवन प्रेसिडेंट के पास वो पावर होती है कि वो पूरी तरह से उस चीज को माफ कर दे और वो पर्सन जो है वो मतलब उसकी सजा को कम भी किया जा सकता है, उसकी जो सजा है उसको चेंज भी किया जा सकता है, या कुछ समय के लिए उसकी सजा को वो सस्पेंड भी किया जा सकता है। तो इस तरह की पावर्स दी गई है। तो आपको इसमें चीज याद रखनी है, जो पार्डन की, कम्यूटेशन की, रेमिशन, सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस जो है, यानी सजा को कम करना, पूरी तरह माफ कर देना, उसको सजा को बदल देना, यहाँ पर ये जो चीजें हैं प्रेसिडेंट को जिसमें नाम होता है आर्टिकल 72 में और गवर्नर को दी है 161 के तहत। लेकिन याद रखिए प्रेसिडेंट की पावर ज्यादा है ऐसे केसेस में, क्योंकि यहाँ पर जो गवर्नर की पावर है वो जो कोर्ट मार्शल केसेस होते हैं उसके अंदर नहीं होती, जबकि यहाँ पर कोर्ट मार्शल केसेस के अंदर प्रेसिडेंट की पावर भी यहाँ पे एक्सटेंड होती है। और जबकि गवर्नर की जो पावर है वो सिर्फ उन्हीं केसेस को लेकर ही माफी दे सकता है जहाँ पर स्टेट लॉज काम करते हैं, कि अगर कोई हरियाणा का, जैसे हरियाणा गवर्नमेंट का या जो कोई लॉ है उसको किसी ने ब्रेक किया और उसको कोई सजा हो गई है, तो ऐसे में गवर्नर सिर्फ स्टेट लॉज को लेकर ही व्यक्ति को माफ कर सकते हैं, सेंट्रल लॉज को लेकर नहीं। तो यहाँ गवर्नर अपने अपने स्टेट के लॉज के मुताबिक ही माफी दे सकते हैं, जबकि जो सेंटर है वो सेंट्रल लॉज को लेकर मतलब एक तरह से माफी दे सकता है। तो ओवरऑल आपको याद रखना है जो गवर्नर है उसकी ये पावर कम है, और मिलिट्री कोर्ट सेंटेंसेस वगैरह में भी गवर्नर जो है उसकी कोई पावर इस तरह की नहीं है, वहाँ सिर्फ प्रेसिडेंट की है। यहाँ पर कोई मर्सी पिटीशन कब डालता है? जब उसे लगे कि उसका व्यवहार अच्छा है, उसे जो सजा होगी मेंटल हेल्थ की वजह से, एज ज्यादा हो गई, कोई जेल में बैठा बैठा ही 95 ईयर का हो गया, तो उसे जो है ना वो मर्सी पिटीशन डाल देता है। और जरूरी नहीं है जिसको डेथ सेंटेंस हुई हो, कई बार दूसरे लोग भी माफी इस तरह की जो है ना याचिकाएं डाल देते हैं। मेडिकल कंडीशंस, ह्यूमैनिटेरियन फैक्टर्स, मिसकैरेज ऑफ जस्टिस या रिहैबिलिटेशन एफर्ट्स की वजह से तो आपको ये चीजें नहीं आएंगी वहाँ पे, आपको सिर्फ जो उन्हें 72 मिलता है उतना ही है। भारतीय नागरिक जो सुरक्षा संहिता है, आपको याद रखना है इसमें जो बीएनएसएस एक्चुअली दैट वाज द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इसके तहत यहाँ पे टाइम बाउंड जो मैंने बताया गया, दैट मीन्स जो यहाँ पर अगर कोई किसी व्यक्ति की अपील जो है ना सुप्रीम कोर्ट से, यहाँ पे मतलब जब सुप्रीम कोर्ट कंफर्म कर देती है कि किसी व्यक्ति को डेथ सेंटेंस होगी, और या वो उस व्यक्ति दोबारा से सुप्रीम कोर्ट में अपील करता है कि नहीं दोबारा इसको पुनर्याचना पूर्ण याचिका जो है दोबारा दायर करता है कि नहीं सर दोबारा चेक कर लीजिए, और दोबारा अगर उसकी डिसमिस हो जाती है सुप्रीम कोर्ट से अपील, तो ऐसे में उस व्यक्ति को जो है 30 डेज के अंदर अपनी यहाँ पर वो फाइल कर सकता है इस तरह की पिटीशन को। और अदरवाइज कई केसेस के अंदर यहाँ पे 60 डेज के अंदर भी पिटीशन को फाइल किया जा सकता है। सो ओवरऑल एक्चुअली होता क्या है, जो डेथ सेंटेंस है ना वो बेसिकली हाई कोर्ट दे सकता है, और हाई कोर्ट पहले होता है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट एक बार उसको रूल करेगा। और यहाँ पे रोल ऑफ गवर्नमेंट क्या है, इसमें रोल ऑफ गवर्नमेंट के अंदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो
स्टेट गवर्नमेंट से एक बार रिकॉर्ड मंगवाती है और उनको, जैसे मैंने पहले बताया, वो चेक करती हैं और फिर उसके बाद रेकमेंड करती है दैट जो रेजिडेंट है विद इन 60 डेज उसको रेकमेंड करेगी और वहाँ पे तब प्रेसिडेंट को डिसीजन लेना होगा। इसमें यहाँ पे देखिए, वाई नो टाइम लिमिट इज सेट फॉर द प्रेसिडेंट, यानी कि दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर प्रेसिडेंट कितने टाइम में आंसर देंगे वो नहीं बताया गया इसके अंदर। ठीक है, तो बेसिकली जब भी वो आंसर देंगे तो सेंटर की ड्यूटी बनेगी कि वो होम डिपार्टमेंट या जेल अथॉरिटीज को, यानी कि जिस भी जगह पे उसको रखा गया तो वहां तक वो 48 आवर्स के अंदर प्रेसिडेंट का जब भी डिसीजन आएगा, चाहे वो 1 साल में, 10 साल में, 20 साल में है, वो यहाँ नहीं बताया गया कितने टाइम में प्रेसिडेंट उस चीज का आंसर देंगे, तो वो यहाँ पर उस चीज को कम्युनिकेट करेंगे, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ये करेगी। और यहाँ पर जो बीएनएसएस है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत यहाँ पर डिक्लेयर किया गया है दैट द प्रेजेंट डिसीजन ऑन द मर्सी पिटीशन इज फाइनल। तो उसके अंदर यहाँ पे कोई भी किसी तरह की यहाँ दोबारा उस कोर्ट के अंदर नहीं जा सकता है कि जी आपने क्यों माफ कर दिया या क्या रीजन उस चीज के लिए मना किया गया है। तो ओवरऑल आपको ना इसमें एक दो केसेस का नाम जरूर याद रखना है इसमें, जैसे यहाँ पे केरला से यूनियन ऑफ इंडिया को जरूर याद रखिएगा। वैसे तो मारूराम यूनियन ऑफ इंडिया भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन यहाँ जो बताया गया था मारूराम के अंदर कि जब भी कभी जो प्रेसिडेंट है कोई इस तरह की एडवाइस देते हैं या किस तरह का कोई बार्गेनिंग पावर है उनकी, जब भी वो यूज करते हैं, बेसिकली वो उनको एड एडवाइस और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के ऊपर रिलाय करना चाहिए, रादर देन वो अपने मन से किसी को माफ कर दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। केयर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर यहाँ पे क्या 1988 का केस है, आपको ये ईयर्स से आप याद रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं याद रख रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको याद रखना है सुप्रीम कोर्ट ने हमें बताया था दैट यहाँ पर जो इसका जुडिशियल, दैट मीन्स जो भी प्रेसिडेंट डिसीजन ले रहे हैं उसको कोई कोर्ट के अंदर चैलेंज जो है नहीं कर सकता। हालांकि यहाँ पर सिर्फ एक चीज चेक की जा सकती है कि प्रोसीजरल फेयरनेस है या नहीं, दैट मीन्स किसी व्यक्ति ने जो एप्लीकेशन है वो लिखी थी टाइम से प्रेसिडेंट तक पहुंच गई थी, इस तरह की चीजें चेक की जा सकती है। उसके अलावा ये चेक नहीं करेगी जो कोर्ट है कि प्रेसिडेंट ने इसको माफी क्यों दी है, क्यों नहीं दी, ये चीज चेक नहीं की जाएगी। बस ये चेक किया जाएगा कि क्या ये चीजों का पूरा प्रोसीजर ठीक फॉलो किया गया या नहीं किया गया। तो आपको ना कुछ ही ऐसे इस तरह क्वेश्चन बहुत कम दिखेंगे, लेकिन अगर आपके पास आते हैं तो आई थिंक आप डील कर पाएंगे। उसके बाद हम यहाँ देखते हैं एशिया डेवलपमेंट बैंक। ऐसे केसेस के अंदर आपको सिंपली नहीं याद रखना है कि अभी क्या इन्होंने क्यों इन्वॉल्व था, उसकी बजाय आपको सिर्फ याद रखना है ये 1966 के अंदर जो इसको स्टैब्लिश किया गया था। और जैसा कि हर बैंक का पर्पज होते हैं उसी तरह से इसका पर्पज भी एशिया के अंदर जो मेनली एशिया के अंदर अपने डेवलपमेंट करने से जुड़ा हुआ है। और यहाँ पर न केवल एशिया बल्कि यहाँ पे जो पैसिफिक, यानी कि जो प्रशांत महासागर का एशिया के साथ लगता जो एरिया है उसकी बात हो रही है। तो यहाँ पे एक्सट्रीम पॉवर्टी है इस जगह पर, क्योंकि जहाँ बैंक होते हैं वो बैंक बड़े लेवल पर लोनिंग कर सकते हैं, और जहाँ जहाँ पर लोन्स की जरूरत होती है कंट्रीज में पॉवर्टी को या कोई हंगर या ह्यूमैनिटेरियन एड के लिए या किसी तरह की डेवलपमेंट जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं उन जगहों पर हेल्प करने के लिए इस तरह के बैंक्स की जरूरत होती है। तो ओवरऑल आपको सिर्फ याद रखना है कि 1966 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था और ये एशिया प्लस पैसिफिक जो रीजन के लिए बनाया गया था। यहाँ पर इसके अंदर ये जो करता क्या है, नेचुरल जो बैंक होता है वो लोन भी देता है सिंपली, और कई जगह पे ये टेक्निकल असिस्टेंस भी देता है कंट्रीज को, ताकि कंट्रीज के अंदर सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके। तो ज़्यादा जरूरी नहीं है इसको, सिंपली अच्छी अच्छी बातें हैं इनको आप सिर्फ एक पॉजिटिव बातों की तरह, जिस बैंक के लिए पॉजिटिव बातें होती हैं उसी तरह से ऐसी बातों को आप नोट डाउन ना करें, इसमें टाइम जो है वेस्ट मत करें। आपको जो क्वेश्चन मार्क्स आते हैं उन जगहों पर पहले फोकस करना चाहिए। जब आपके पास एक्स्ट्रा टाइम हो कभी भी तो आप उस समय पर ऐसी चीज़ें जरूर याद रखें। तो यहाँ पे एक चीज़ और याद रखनी है, हेडक्वार्टर आपको पता होना चाहिए मनीला फिलीपींस के अंदर है यहाँ पे, और मेंबर्स को काउंट याद रखने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए यहाँ पे एशिया के मेंबर्स भी हैं इसके अंदर, और पैसिफिक जो रीजन के और उससे बाहर के लोग भी हैं, दैट मीन्स बाहर के कंट्रीज, मतलब यहाँ पे एशिया और पैसिफिक के नाम से हो सकता है कि आपको कंफ्यूजन हो कि सिर्फ एशिया के ही कंट्रीज जो है इसका जो है ना मेंबर बन सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर बाकी कंट्रीज भी इसके मेंबर बन सकती हैं। अगर यहाँ पर थोड़ा चेक किया जाए तो जापान सबसे बड़ा शेयर होल्डर है, दैट मीन्स सबसे ज़्यादा जो यहाँ एक इन्वेस्टमेंट होती है या जितना एक पैसा यहाँ पर पड़ा है इसको आप कह सकते हैं वो जापान, और उसके बाद यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स, इसी तरह से चाइना और इंडिया। दैट मीन्स
जो इंडिया का 4th नंबर आता है, अगर यहाँ पे कंट्रीब्यूशन की बात देखें, तो बेसिकली जापान, यूएसए, रिपब्लिक ऑफ चाइना एंड इंडिया, इन जगहों पर आपको, और बाद में ऑस्ट्रेलिया का याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 4 मेजर आपको पार्टिसिपेंट्स पता होने चाहिए। अगर आप ये याद रखना तो बहुत अच्छा रहेगा दैट इंडिया का फिलहाल के लिए नियरली आप कह सकते हैं दैट 6.3% के आसपास का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है इंडिया का। एक चीज और याद रखिएगा, क्वेश्चन हो सकता है, आप मल्टीपल स्टेटमेंट्स आज चलाते हैं, चाहे वो हरियाणा हो, पंजाब हो, या हिमाचल हो, या इवन आपके यूपीएससी हो, तो इन जगहों पे आपको याद रखना है दैट इंडिया इनका एक फाउंडिंग मेंबर रहा है। ये भी याद रखना है आपने। फाउंडिंग मेंबर का मतलब क्या है कि जिस दिन इसको एस्टैब्लिश किया जा रहा था, तो क्या इंडिया में उस दिन वहां था, गेस्ट था वहां पर, तो ये चीजें याद रखनी है। इसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज जो का था 2025, यहाँ पर जो इंडियन नेवी है, उनके मतलब ये आप कह सकते हैं 2017 में ये शुरू हुई थी, और इंडियन नेवी और जो मालदीवियन नेशनल डिफेंस फोर्सेज उनके बीच की ये एक बायोलेटरल डिफेंस या मिलिट्री एक्सरसाइज है, तो आपको सिंपली इतना याद रखना है। इसके अलावा और कोई जरूरत नहीं है। मालदीव के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। मालदीव आप जानते ही हैं, इंडिया के अगर बिल्कुल थोड़ा सा साउथ की तरफ चलते रहेंगे, ओशन की तरफ अगर आप देखेंगे मैप पे के अंदर, तो वहाँ पर आपको जो मालदीव मिल जाएगा। मालदीव एक आर्कीपेलागो, आर्कीपेलागो क्या होता है, बहुत सारे जो एक आइलैंड्स होते हैं, आइलैंड्स जहाँ पर बहुत सारे हों, और एक अरेंजमेंट होता है उनका, एक जैसे आर्क होती है, जैसे आर्क होती है इस तरह की शेप की, या इस तरह की शेप की हो सकती है, ऐसे हो सकती है, इस तरह की आर्क हो सकती है। तो इन शेप्स को में जब आपको नजर आता है, तो जो आइलैंड्स हैं जब ऐसे सेटल होते हैं, तो उसको बोलते हैं आर्कीपेलागो। बेसिकली मालदीव एक आर्कीपेलागो नेशन, और यहाँ पर 1200 कोरल आइलैंड्स हैं, ये भी याद रखना है आपको। और बहुत ही जिसको कह सकते हैं कि नेचुरली जो ब्यूटीफुल एटोल्स हैं यहाँ पर। एटोल्स भी एक प्रकार के आइलैंड्स ही होते हैं। ये आप ज्योग्राफी के टर्म को पढ़ते हो, तो आप वहाँ पे इसको ऑब्जर्व कीजिएगा। इसके साथ ही साथ जो आपको याद रखना चाहिए, इंडिया को, ये क्वेश्चन आपके ज्योग्राफी की वजह से, कि इंडिया, मतलब ये इंडिया है, जैसे ये इंडिया है और यहाँ पर मालदीव है, बेसिकली यहाँ पर एक चैनल है इंडिया और मालदीव के बीच में, एक ज्योग्राफिकल चैनल है, उसको बोलते हैं हम 8 डिग्री चैनल। वो इंडिया के लक्षद्वीप के मिनिकॉय आइलैंड को मालदीव से अलग करता है। दैट मीन्स मान लीजिए यहाँ पे मैं एम लिख रहा हूँ, तो एम यहाँ पर है मिनिकॉय। मिनिकॉय है एक बेसिकली आइलैंड है, लक्षद्वीप के जो आइलैंड्स हैं उनका एक छोटा सा आइलैंड है मिनिकॉय। मिनिकॉय और मालदीव, जहाँ पे एम डी लिख रहा हूँ मैं, मिनिकॉय और मालदीव को कौन अलग करता है, दैट्स 8 डिग्री चैनल। तो आपको अपने नोट्स में इस तरह का बना लेना चाहिए। तो ये ज्योग्राफिकल 8 डिग्री चैनल है। इसके अलावा एक चीज और याद रखनी है, ये फ्लैटेस्ट कंट्री है इन द वर्ल्ड, जहाँ पर सी लेवल से सारी की सारी कंट्री लगभग 1.5 मीटर की मतलब एवरेज उसकी हाइट है। दैट मीन्स ये बहुत ही लो लाइंग एक आप कह सकते हैं, बिल्कुल समुद्र के साथ साथ ही पैरेलली ये एक फ्लैट सी कंट्री है। तो फ्लैटेस्ट जो कंट्री है, इसमें आपने याद रखनी है। इसके अलावा जो मिलिट्री एक्सरसाइज की अगर बात करें, तो बेसिकली यहाँ पे एक्सरसाइज एक वरीन गाथा तो अभी आपने पढ़ी है, इसी तरह से एक्सरसाइज मिलन, और यहाँ पर एक्सरसाइज दोस्ती, जो दोस्ती के तीनों आते हैं यहाँ पे, जो इंडिया का, यहाँ पर इंडिया, श्रीलंका एंड मालदीव। तो आपको एक्सरसाइज पता होनी चाहिए, मिलिट्री की है या हमारी आर्मी की है, एयरफोर्स की है, कोस्ट गार्ड्स की है, तो आपको ये चीज़ें याद रखनी जरूरी है। तो इसके अंदर जैसे आप देख रहे हैं मालदीव की, जो यहाँ पे कैपिटल इंटरनेट समाज, और बाकी यहाँ पे अटोल ही अटोल आपको मिलेंगे। अटोल एक प्रकार के आइलैंड्स ही होते हैं, बट ये जैसे बीच में जगह कम होती है, इसके किनारे किनारे आपको ट्रीज ज्यादा दिखाई देते हैं। बाकी आपको ये अटोल्स वगैरह याद रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इसके अलावा नेक्स्ट देखते हैं आगे, डीजीएल हो थर्ड आईएएलए जो काउंसिल मीटिंग, ऑल्दो ये बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट ऐसा नहीं है कि बहुत इंपॉर्टेंट एक करंट अफेयर है, फिर भी क्योंकि नेशनल लेवल पर कोई चीज़ें हो रही है, तो थोड़ा हमें उसके बारे में जान लेंगे तो कुछ बुरा नहीं है। आपको याद रखना है बस ऐसी मीटिंग्स के बारे में ना, कि मुंबई के अंदर होगी, क्योंकि ये ना इतना इम्पोर्टेंट जो है एस्पेक्ट नहीं है हमारे कंट्री के लिए। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है इसके अंदर, जो IALA है बेसिकली, दैट इज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मैरीटाइम एड टू नेविगेशन। दैट मीन्स जब भी कभी हमारे जो ओशन के अंदर, सी के अंदर शिप चलती हैं, उन लोगों को कभी ना कभी हेल्प जरूरत पड़ जाती है नेविगेशन में। नेविगेशन का मतलब होता है चलते हुए रास्ता जो दिखाई दे, इस तरह से। तो यहाँ पर IALA जो इसको 1957 में एस्टेब्लिश किया गया था, और
इसके अलावा और कुछ यहाँ पे ऐसी ज़रूरत नहीं है। आप इसको छोड़ सकते हैं और इसमें इसका हेडक्वार्टर याद रख लीजिएगा, जो सैन जर्मेन एंड लाए दैट इज़ इन फ्रांस। तो आप इतना हम याद रखेंगे तो भी एनफ है। और हम 1957 से जब से एस्टैब्लिश हुआ तब से ही इसके मेंबर हैं। और अभी हमने ये रखा है दैट इंडिया होस्ट करेगा जो 2017 की 2027 की जो हमारे पास हाई लेवल कॉन्फ्रेंस होगी उसके अंदर। इसी तरह इतना ही है इसमें। यहाँ पे एक चीज़ और देख लेते हैं, जो भारत में डीजीएलएफ है, उन्होंने यहाँ पे भी तय किया है कि हम लाइट हाउस होते हैं ना, लाइट हाउस अगर कभी आप कभी जैसे कोस्टल एरियाज में जाएंगे ना तो वहाँ पे आपको लाइट हाउस मिल जाएंगे। यानी कि पुराने समय में जब शिप्स आती थी तो उनको ना लाइट दिखाने के लिए या उनसे जब शिप पास हो रही थी तो उनको एक सिग्नल देने के लिए लाइट्स वगैरह का यूज़ किया जाता था उस दिन पर। तो बड़े-बड़े लाइट हाउस जो है बनाए जाते थे। तो अभी हम वर्ल्ड का टॉलेस्ट जो लाइट हाउस म्यूज़ियम जो है वो बनाने वाले हैं वहाँ पे लोथल के अंदर। लोथल वैसे भी हम लोग हिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं, जहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय में यहाँ पर डॉकयार्ड हुआ करता था, तो आपने याद रखना है। लोथल वो साइट है। उसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट देख रहे हैं दैट्स द विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण ई 2025। गाइस आपको मैं बताता हूँ इसका जो है ना एक शॉर्ट फॉर्म आपको याद रखनी है दैट्स वीबी जी राम जी बिल बोलते हैं इसे। तो ये बहुत सारा मैंने इसके ऊपर एक न्यूज़ में भी रहा था और आपको इसके अगेन जैसे कि बिल है तो अगेन इसके बारे में कुछ चीज़ों का पता होना ज़रूरी है। तो जैसे कि यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि ये महात्मा गांधी जो आपने सभी ने पहले तो नाम सुना होगा एमजे नरेगा। इसके अंदर लोगों को जो जिनको बाहर कहीं बहुत नहीं मिलती थी वो लोग अपने आप को नरेगा के अंदर एनरोल करवाकर कुछ दिनों के लिए एक शोर गारंटीड फॉर्म में एम्प्लॉयमेंट पा सकते थे। ये वो नरेगा है जिसे 2005 में शुरू किया गया था इस स्कीम को। तो एक्ट एक कानून बनाया गया तो उस कानून के तहत ये शुरू किया गया था। तो एमजी नरेगा को अब हमने थोड़ा और ज़्यादा उसको ब्रॉड कर दिया है और उसका नाम और रख दिया है यहाँ पे जो विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। तो आपने याद रखना है वीबी जी राम जी बिल बोलते हैं इसे। इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इसके बाद जो नया लॉ बनेगा इसमें हम क्या कर रहे हैं, अभी हमने शिफ्ट किया है यहाँ पे यानी कि राइट बेस से हम यहाँ पर जैसे मैंने आपको पहले कहा कि लोगों को पहले राइट मिलता है कि वो एक शॉर्ट जो जैसे कुछ दिन के लिए जॉब उनको मिल जाती थी। लेकिन अब हम यहाँ पे क्या चेंज कर रहे हैं, अब हम इसके अंदर चेंज कर रहे हैं कि जो डिमांड ड्राइवन रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम दैट मीन्स अगर कहीं पर बहुत एक स्पेसिफिक ज़रूरत आन पड़ी है कहीं पे रूरल जगहों पर, उन जगहों को पूरा करने के लिए हमें वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं। तो दैट मीन्स डिमांड राइज होगी तो वहाँ पे डिमांड ड्रिवन जो एक रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम के तौर पे वहाँ पे दिया जा सकता है। और यहाँ पर बेसिकली हमने 27 जो 47 का हमारा विकसित भारत का एक विजन है उसके साथ लाइन किया, इसी जरूरत नहीं है, छोड़ सकते हैं। और इसमें एक्चुअली क्या है कि ऐसा लगता है कि वो जो नए हमारे पास डेटा सामने आ रहा है इसके मुताबिक जो गांव के अंदर रूरल पॉवर्टी है दैट मीन्स जो गांव में रहने वाले ग्रामीण लोग हैं उनके अंदर जो गरीबी का स्तर था या गरीबी में रहने वाले जो लोग थे 2011-12 में वो 25.7% जो थे रूरल पॉवर्टी में, अब उनकी संख्या कम हो गई, 5% हो गई है। तो इसीलिए गाँव के लोगों को अब उतनी ज़्यादा इस जो मनरेगा जैसी स्कीम्स की ज़रूरत अब कम है। तो ऐसा यहाँ पर एक्सपेक्ट करके इसीलिए इसको राइट बेस यानी कि पहले था कि आपका राइट होता था कि नहीं मुझे काम चाहिए और मुझे जॉब चाहिए इतने दिनों के लिए, जैसे 100 डेज़ के लिए शॉर्ट जॉब मिलती थी। लेकिन अब ये राइट नहीं रहेगा, अब आपको जो है ना डिमांड अगर होगी तो उसके मुताबिक यहाँ पे काम स्टार्ट किया जाएगा। तो ओवरऑल बेसिकली अब इसको हमने इस तरह से इंट्रोड्यूस किया है। समरी इसकी अगर हम देखें यहाँ पे, जो ये बिल है, ये शिफ्ट करता है फ्रॉम द यूनिवर्सल डिमांड ड्रिवन राइट टू वर्क टू अ बजट कैप। तो अब यहाँ पे ना बहुत जो सरकार है वो एक कह सकते हैं आप बजट को भी इसमें कम किया गया है ताकि अननेसेसरी बजट की वेस्टिंग है वो ना हो और सप्लाई ड्रिवन मॉडल को यहाँ फॉलो किया गया। तो ये चीज़ें ना आपको पेपर के अंदर नज़र आएँगी वहाँ पर कि क्या अभी भी ये राइट बेस है। तो आपको कहना है कि क्या अभी भी लोग इसको अपने एक हक की तरह मांग सकते हैं, अधिकार की तरह मांग सकते हैं? तो आपने कहना नहीं, यहाँ पर अभी सप्लाई अगर यानी कि डिमांड होगी किसी काम को करवाने की किसी गाँव में, तो वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट
जो है कुछ दिनों के लिए ओपन अप की जाएगी। इस तरह का एक मॉडल जो है करेगा, ताकि वहाँ पे कोई ना कोई एसेट जनरेट की जा सके। तो ओवरऑल हमें ये रहेगा इसके अंदर। हालाँकि इसका एम अभी भी वही है कि हम अपने जो इंडिया का लोगों का जो टैक्स बेस्ड पैसा है उसको ठीक तरह से यूज़ करें। लोग इसको अननेसेसरी, जिनको जॉब की ज़रूरत नहीं थी, वो भी अपने आप को एनरोल करवा लेते थे, और जो गवर्नमेंट से पैसे लेते रहते थे और कहीं और वो काम नहीं कर रहे होते थे। तो ओवरऑल इस तरह की चीज़ें जो है ना, वो अब नहीं चलेंगी। वहाँ पर हमने लाइवलीहुड को नेचुरली देना ही देना है, बट कोई ना कोई वहाँ पे एसेट बननी चाहिए। जैसे गाँव के अंदर कोई पॉन्ड बना दिया, कोई तालाब होगा, तो वहाँ पे आने वाले समय में जब कभी लेट्स से बारिश नहीं हुई या वाटर जो है अवेलेबिलिटी कम है, तो ऐसे पॉन्ड से जो है ना वो फ़ायदा लिया जा सकता है। हालाँकि ये पहले भी था, लेकिन पहले में हमने देखा है कि सोशल ऑडिट भी होते थे, लेकिन उतनी ज़्यादा जो है ना एक इम्पैक्टफुल इंजीनियरिंग का इतना कह सकते हैं कि इसने गारंटी तो दी, परंतु जो एसेट क्रिएट होनी चाहिए इंजीनियरिंग के तहत, वो सरकार को लगा कि वो नहीं हो पाएगी, इसीलिए अब इसको डिमांड ड्रिवन कर दिया है। की प्रोविज़न इसके बाद देख लेते हैं यहाँ पे देखिए इसको। ये 125 डेज़ के लिए एम्प्लॉयमेंट जो है ना, वो एक लीगल गारंटी आपको देगा फॉर रूरल हाउसहोल्ड फॉर फाइनेंशियल ईयर टू एडल्ट मेंबर्स विलिंग टू अंडरटेक अनस्किल्ड मैनुअल वर्क। तो यहाँ पर हर एक गाँव, यानी कि एक घर से, अब ग्रामीण घर से बात हो रही है, यहाँ पे एक पर्सन को 125 डेज़ के लिए जो वेज एम्प्लॉयमेंट, दैट मीन्स उसका उन्हें वेज दिया जाएगा, उसके एक प्रकार से उनको पैसे दिए जाएँगे, और ये अनस्किल्ड मैनुअल वर्क जो करने की मुलाज़िम होगा उसको दिए जाएँगे, ठीक है? उसके बाद जैसे कई जगह पे ईंटें उठा कर एक जगह से दूसरी जगह रखना, या इस तरह के जो काम है। कंडीशन अंडर नॉन यूनिवर्सल कवरेज, दैट मीन्स मनरेगा के अंदर जैसे यूनिवर्सल कवरेज थी, या एम्प्लॉयमेंट के अंदर उनको एक एम्प्लॉयमेंट मिलती थी, अब यहाँ पे सिर्फ जो है ना रूरल एरियाज़ के अंदर मिलेगी, जो यूनियन गवर्नमेंट जिनको रूरल एरिया बोलती है। तो ओवरऑल यहाँ पर एक पूरे पूरे इंडिया के अंदर अब ये चीज़ नहीं मिलेगी, आपको सिर्फ रूरल एरियाज में मिलेगी। तो ये भी याद रखना है आपने, तो यानी कि शहरों में नहीं होगा ये। बॉटम अप प्लान थ्रू द बीजीपीपी, दैट मीन्स ये विकसित ग्राम पंचायत प्लान के थ्रू ऐसा होगा, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो ग्राम पंचायत है, वो यहाँ पर एक अपना प्लान तैयार करेगी कि जी हमने गांव के अंदर ये चीज़ बनानी है। फिर उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट स्टेट, ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट स्टेट लेवल पर, जैसे पहले एक पंचायत डिसीजन लेगी हमारे यहाँ पे ये चीज़ होनी चाहिए, बननी चाहिए, कोई एक कॉमन, जैसे जैसे कोई मैरिज हॉल बनाना है, कोई और चीज़ बनानी है, ग्राउंड बनाना है, तो पहले यहाँ पे प्लान तैयार होगा, फिर वो ब्लॉक लेवल पे पास होगा, फिर डिस्ट्रिक्ट पर, फिर स्टेट पे, और इस तरह से करते करते कितने लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसके हिसाब से यहाँ पर जो है ना एम्प्लॉयमेंट जनरेट की जाएगी। इसके साथ साथ यहाँ पर वो पीएम गति शक्ति के साथ ना इसको कोऑर्डिनेट किया जाएगा, तो गति शक्ति एक अलग से स्कीम है, उसके साथ इसको इंटीग्रेट किया जाएगा। और इसके अलावा जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, लाइक सीएसएस स्ट्रक्चर, जैसा कि आपको हमेशा याद रखना है, अगर सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है तो दैट मीन्स यहाँ पे गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो भी पैसा देगी और स्टेट गवर्नमेंट भी पैसा देगी, जबकि अगर सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती तो यहाँ पे 100% जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो यहाँ पे फंडिंग 100% करती। तो आपको ये भी याद रखना है, तो बेसिकली इट इज़ द सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। तो इसीलिए यहाँ पर जो कॉस्ट शेयरिंग है 60 और 40, दैट मीन्स 60-40 की रेशो यहाँ पे फॉलो की जाएगी। और जैसे कि इसमें आपको डिफरेंस भी बताना चाहिए, इससे पहले जो 90-10 का शेयर चल रहा था, दैट मीन्स इस स्कीम के तहत 90% सेंट्रल गवर्नमेंट देती थी, 10% यहाँ पे जो स्टेट गवर्नमेंट देती थी, लेकिन जो अभी भी 90-10 वाली स्कीम है वो नॉर्थ ईस्ट और हिमालय स्टेट्स के लिए सेम रहेगी। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। ये ना सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मल्टी स्टेटमेंट्स के अंदर जब नजर आएंगी, फिर आप इन चीज़ों को वहाँ पे रिकग्नाइज कर पाएंगे। State wise allocation will be determined annually by the union government based on the objective parameter. So that means यहाँ पर जो स्टेट वाइज एलोकेशन, अगर किसी स्टेट के अंदर कोई काम ज़्यादा निकल के आएगा, तो उसको ज़्यादा एलोकेशन देंगे, मतलब जो फंडिंग हमने रखी है, तो ये भी यहाँ पे रखा है। दैट मीन्स ऐसा नहीं है कि सारे स्टेट्स को बराबर का हिस्सा मिलेगा, या जैसे पहले मिलता था उस तरह से नहीं होगा। जहाँ जहाँ जिस स्टेट में डिमांड ज़्यादा होगी, वहाँ पर ज़्यादा फंडिंग जो है ना जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो प्रोवाइड करेगी। उसके बाद हम यहाँ देख रहे हैं, अगर कोई डिले कंपनसेशन रहेगा, मान लीजिए किसी को नौकरी वगैरह के लिए बात कही गई, लेकिन डिले हो गया, जॉब नहीं मिली उतने दिन के लिए, तो यहाँ पर जो स्टेट गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होगी, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। उसके बाद हम यहाँ बात करें
फ्लेक्सिबिलिटी ड्यूरिंग द एग्रीकल्चर सीजन, यहाँ पे बिल ये एम्पावर करता है स्टेट्स को, ठीक है, ये सेंटर को नहीं, स्टेट्स को, टू पॉज द प्रोग्राम फॉर अप टू 60 डेज। दैट मीन्स क्योंकि जब एग्रीकल्चर सीजन होता है ना, तो उस समय पर हमें वहाँ पे जो हमारे खेत हैं जहाँ पे फसल तैयार है उसको कट करने के लिए एक मैन पावर की ज़रूरत पड़ती है। तो इसीलिए उस चीज़ को अकोमोडेट करने के लिए, अरेंज करने के लिए यहाँ पर इस स्कीम को 60 दिनों के लिए, पूरे के पूरे साल में टोटल 60 दिनों के लिए पॉज़ किया जा सकता है। क्योंकि जिस समय पर सोइंग सीज़न होता है, बिजाई का या बुआई का जो समय होता है और हार्वेस्टिंग जब होती है, जब फसल बन जाती है, उसको फसल कटाई का टाइम होता है, तो उस समय पर जो लेबर अवेलेबिलिटी होनी बहुत ज़रूरी है। तो अगर सारे के सारे लोग जो एनजीओ मेथड के तहत यहाँ पे रेसिपिएंट हैं, अगर वो लोग मतलब सारा टाइम अगर वो एंजिन देगा कि तहत ही, या जो बीडी जी राम जी जिसके तहत हम बात कर रहे हैं अभी, अगर उसके अंदर ही वो एम्प्लॉयड रहेंगे, तो फिर वो जो लेबर एग्रीकल्चर एक्टिविटी चाहिए फार्म फील्ड में, वो अवेलेबल नहीं हो पाएगी। तो ये आप अपने अपने जो स्टेट्स हैं वो 60 डेज के लिए इसको पॉज कर सकते हैं। वो रेगुलर नहीं होंगे कि हर 2 महीने के वो बिल्कुल बंद कर दिया, नहीं। कभी हो सकता है 15 दिन के लिए कहीं पॉज ले लिया, तो फिर 10 दिन के लिए, तो ओवरऑल 60 डेज के लिए हर स्टेट ऐसा कर सकता है। यहाँ पर एक चीज और भी है, अगर किसी व्यक्ति को 15 दिन के अंदर यहाँ पर जॉब नहीं मिलती, मान लीजिए गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो उसने एक नोटिफिकेशन जारी की कि हाँ हमें इस तरह से प्रोजेक्ट करवाए इस जगह पे, और वहाँ पर लोगों को वो जॉब नहीं मिल पाती, 15 दिन के बाद वहाँ स्टेट गवर्नमेंट को अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देना पड़ेगा। तो ये चीज़ याद रखनी है आपने। तो ओवरऑल आपको अभी फिलहाल के लिए जो इन्फॉर्मेशन है सिर्फ इतना याद रखें, इतना ही एनफ है फिलहाल के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे न्यूज़ है जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई है, कि गूगल से रिलेटेड, जिसमें प्रोजेक्ट सन कैचर की बात हो रही है। जो प्रोजेक्ट सन कैचर है, बेसिकली एक इनिशिएटिव है गूगल का। पहली बात याद रखना है आपने, इस तरह क्वेश्चन आजकल यूपीएससी में भी हम देखते हैं। तो आपके हरियाणा, हिमाचल, पंजाब या बाकी जो यूपी, राजस्थान, उत्तराखंड, इन स्टेट्स के अंदर भी ये क्वेश्चन आपके पूछ सकते हो। दैट मीन्स गूगल है उसने अभी प्रोजेक्ट सन कैचर यहाँ पे स्टार्ट किया, जिसके अंदर सोलर पावर डेटा को, जो पावर डेटा सेंटर्स हैं स्पेस में, मतलब सोलर एनर्जी से रन होंगे, उनके बारे में वहाँ पर एक इनिशिएटिव लॉन्च में रिसर्च की जा रही है, और इसे 2027 में शुरू किया जाएगा। सो ओवरऑल क्या है, जो ये प्रोजेक्ट है इसका एम क्या है, टू डेवलप अ सोलर पावर डेटा सेंटर इन स्पेस, यानी स्पेस में नहीं, एक डेटा सेंटर ओपन किया जाएगा जो सन पावर से रेट होगा, और यहाँ पर उसकी हेल्प के लिए जो एक, या उसकी कोऑपरेट करने के लिए सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन को एआई चिप्स और लेजर बेस्ड कम्युनिकेशन के साथ वहाँ पर मतलब रखा जाएगा। दैट मीन्स सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन का मतलब है कि बहुत सारे जो सैटेलाइट्स हैं उनका एक ग्रुप, उसको आप यहाँ पे कह सकते हैं। तो अदरवाइज और इसमें कुछ फिलहाल के लिए नहीं है। सो बेसिकली क्या है कि अभी तक जो जिस तरह की डेटा सेंटर है, वो डेटा सेंटर्स आमतौर पर यूरोपियन कंट्रीज में रखे गए हैं, बनाए गए हैं। तो वहाँ पे ना बहुत सारी जगह भी यूज़ करने मतलब की जाती है, और बहुत सारा जो एक एनर्जी है वो बहुत बड़े लेवल पर कंज्यूम होती है। तो इस वजह से ऐसे एरिया से बहुत ज़्यादा नुकसान भी होता है। तो ओवरऑल इंडिया में या पूरे वर्ल्ड के अंदर पॉल्यूशन भी होता है इस वजह से। तो इसीलिए अभी गूगल ने ऐसा प्लान किया है, क्योंकि हमारा जो स्पेस है काफ़ी बड़ा है, हमें एक ऑफर करता है जगह जहाँ पर इस तरह की एक्टिविटी जो है परफॉर्म की जा सकती है। तो गूगल प्रोजेक्ट जैसे कैसे मैंने अभी आपको बताया, तो इसके अंदर अभी गूगल क्या करने वाला है, तो पहले टेस्टिंग के लिए 2 प्रोटोटाइप सैटेलाइट्स को लॉन्च करेगा 2027 तक, और ये प्लैनेट लैब्स के साथ मिलके ये काम करने वाला है, और इसके लिए ये टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट को यूज़ करेगा। ये थोड़ा-थोड़ा बस समझना, ना अगर इतना आप याद रखेंगे तो भी इनफ है। क्योंकि वहाँ ना एग्ज़ाम के अंदर हमें अगर थोड़ा-सा भी हिंट मिलेगा ना, तो उससे भी हमारा काम बन सकता है। ओवरऑल यहाँ पर ना जब भी हम कोई ऐसी चीज़ें पढ़ते हैं ना, तो वो आपको थोड़ा-थोड़ा ऐसी चीज़ों को याद रखना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे एआई चिप्स जैसे टीपीयू में जीपीयूज़ का प्रयोग किया जाएगा, इसकी ज़रूरत नहीं है अभी फ़िलहाल के लिए। और तो यहाँ पे जैसे कि कई रिपोर्ट्स हमें बताती हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड है ना, जो डेटा सेंटर्स को रिक्वायर्ड होता है, वो ना बढ़ जाएगी 2030 में, क्योंकि सारा चीज़ जो है आजकल डेटा से जुड़ी हुई है। तो डेटा को लेकर, डेटा जहाँ पे मैच होता है ना, बहुत बड़े लेवल पे इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती है, क्योंकि जो मशीन्स हैं वो गर्म हो जाती हैं। मशीन्स को कूल डाउन करने के लिए हमें एसीज रिक्वायर्ड होते हैं, एसी चलेंगे तो कहीं ना कहीं पावर प्लांट्स पर जो है प्रेशर बढ़ता है, तो इसी वजह से
जो एक कार्बन एमिशन भी बढ़ता है, तो इस वजह से ऐसा अभी प्लान अप किया जा रहा है। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे 54th एनिवर्सरी ऑफ विजय दिवस। जो विजय दिवस है बेसिकली 16 दिसंबर को मनाया जाता है, और ये 1971 में यहाँ पे आप याद रखें इंडिया पाकिस्तान जो वॉर हो रही थी, जिसके तहत बाद में बांग्लादेश बना था, याद रखें। और इस 13 दिन की वॉर के अंदर यहाँ पे मतलब बांग्लादेश का जो है जन्म हुआ था। तो अभी 16 दिसंबर को हम ये जो है ना सेलिब्रेट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं विजय दिवस। तो विजय दिवस के अंदर बेसिकली हमने एक ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू किया था, जो प्री प्लान था, मिलिट्री क्रैकडाउन था, और ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर टू सीज द मेजर सिटी। दैट मीन्स हमने बांग्लादेश के ऊपर अटैक किया, जहाँ बांग्लादेश है उस जगह पे ईस्ट पाकिस्तान हुआ होता है। तो 25 मार्च 1971, सॉरी यहाँ पे जैसे मैं दोबारा से बता रहा हूँ, ऑपरेशन सर्च लाइट जो है ना वो एक प्री प्लान जो मिलिट्री क्रैकडाउन था, जिसको पाकिस्तानी आर्मी ने 25 मार्च 1971 को ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर जो मेजर सिटीज थी वहाँ पे उनको कैप्चर करना स्टार्ट किया था। तो ओवरऑल वहाँ पर काफ़ी बड़े लेवल पर ह्यूमैनिटेरियन जो क्राइसिस हो गए थे, बहुत तरह की एक कह सकते हैं कि अप हेमन शुरू हो गया था, लोग माइग्रेट करने स्टार्ट हो गए थे वहाँ पर। और उसके बाद यहाँ पर आपको जो बस थोड़ा सा पता होना चाहिए छोटी बात है इसका। उस समय पर ना जो फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ, शायद मेरा कभी आपने नाम सुना होगा, और एक उस समय पर ऑपरेशन ट्राइडेंट नाम से शुरू किया था, नेवल ऑपरेशन था, जिसमें कि कराची पोर्ट के ऊपर अटैक किया गया था। और बैटल ऑफ लोंगोवाला जो थी वो 1971 की बीबीसी के साथ जुड़ी हुई है। तो ओवरऑल 1971 में ना, जो 16 दिसंबर 1971 में इंडिया ने जो पाकिस्तानी सोल्जर्स थे, तो 93,000 के आसपास के जो पाकिस्तानी सोल्जर्स को वहाँ पर सरेंडर करने के लिए मजबूर कर दिया था। तो अपने आप में बहुत बड़ा लेवल पर ये सरेंडर था, और ये इंडिया की काफ़ी बड़ी एक अचीवमेंट थी। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। जैसे मैंने आपको बताया, इससे बांग्लादेश का जन्म हुआ, और उन दिनों मुक्ति वाहिनी होता था। जैसे इंडिया में आपने स्वतंत्रता की कहानियाँ पढ़ी हैं, उसी तरह से बांग्लादेश के अंदर भी मुक्ति वाहिनी होती थी उन दिनों, जो कि जैसे नीचे यहाँ पे दिया हुई है, यहाँ पे मुक्ति वाहिनी जो बंगाली ग्रीन रेजिस्टेंस मूवमेंट थी, ये और इंडियन आर्म फोर्सेस ने मिलकर यहाँ पर जो पाकिस्तान की जो एक आर्मी वहाँ पे प्रेजेंट थी, जहाँ पर आज बांग्लादेश है, उस जगह पर उन फोर्सेस को हराना है, मतलब हरा दिया था। और फिर उसके बाद शिमला अग्रीमेंट हुआ 1972 में, ठीक है, 2 जुलाई 1972 में शिमला अग्रीमेंट हुआ था, और 1971 की वॉर के बाद। और फिर उसमें क्या हुआ था कि जो सरेंडर जो आर्मी पर्सनल है पाकिस्तान के, फिर उनको कैसे मैनेज करना है, उनको छोड़ा जाएगा, और कई तरह की चीज़ें होगी यहाँ पे डिस्कस हुई थी। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि विजय दिवस हम क्यों मनाते हैं। और ऑपरेशन ट्राइडेंट क्या है, वो बेसिकली कराची पोर्ट पर वही का हुआ जो है अटैक था। इसके बाद एक हम यहाँ पे देखते हैं, दैट्स अ डाइविंग क्राफ्ट A20। पहले आप देख लीजिए, इस तरह की शिप्स को बोलते हैं गाइस ये। आपको ना एग्जाम के अंदर वो आमतौर पर पूछ लिया जाता है इनके नाम वगैरह। तो अभी जैसे DSC A20 क्या है, तो आपको पूछ लिया जाएगा, तो आपने यहाँ पे बोलना दैट DSC A20 रिसेंटली वाज न्यूज। और ये क्यों था, क्योंकि ये भारत में ही बना हुआ एक डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट है ये। तो डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट है, और डाइविंग ऑपरेशंस वगैरह के लिए, जैसे कोस्टल या हार्बर एनवायरनमेंट क्लीन रखने के लिए ऐसे जगहों पे चीज़ें यूज़ की जाती हैं। तो जब भी कोई वेसल इस तरह की कोई शिप बड़े लेवल पर इस तरह लॉन्च की जाती है ना, तो आपको उसको लॉन्च करने को कमीशन बोलते हैं कि आगे कमीशन हो गया, कोई नई कमीशन हो, यानी कि उसको अगर मैं रिटायर कर दिया, तो ये चीज़ें आपको उससे नाम याद रखते हैं। प्राइमरी रोल वगैरह या टेक्निकल फीचर इसके इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, आप इसको यहाँ पे कंप्लीटली छोड़ सकते हैं। सो गाइस, इस सेशन के लिए इतना इनफ है यहाँ पर, और नेक्स्ट सेशन के अंदर हम नए करंट अफेयर के साथ बातचीत शुरू करेंगे। तो जैसा इसमें कुछ पॉइंट्स को लेकर मैंने आपको बताया, आप यहाँ पे इंपॉर्टेंट देखते हैं, तो बिल्स के अंदर की चीज़ें आपको ना पता होनी चाहिए, क्योंकि मैच्योर करंट अफेयर्स होते हैं, इसीलिए इसके अंदर आप वन लाइनर टाइप इंफॉर्मेशन कैच नहीं कर सकते। तो जब भी कभी आपको कोई बिल पढ़ने को मिले, तो आपने बिल को कुछ इस तरह से डिटेल फॉर्मेट में पढ़ना है। और जब भी आप इससे करंट अफेयर्स में जब आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, तो चीज़ें वहाँ पे इतनी ज़्यादा कवर नहीं होती, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं आपको जो आप डेली रूटीन में करंट अफेयर न्यूज़पेपर के थ्रू कवर करते हो, तो कभी न कभी आपको वो चीज़ें सपोर्ट कर जाती हैं। क्योंकि इस तरह के बिल्स के ऊपर क्रिटिसिज़्म क्या है वहाँ पर, जो हमारी एक
पोज़ीशन है, वो उनका क्या मानना है कि जिस ग्रेड में से क्यों अच्छा है, इसके अंदर या क्यों बुरा है। तो आपको ये चीज़ और सरकार ने उसको कैसे बताया कि नहीं ये अच्छा है। तो इस प्रकार की जो है ना चीज़ें आपको तभी समझ आएँगी जब आप इन बिल्स के ऊपर आने वाले जो आर्टिकल्स हैं या जो न्यूज़पेपर में चीज़ें बताई जा रही हैं, उनके बारे में जानेंगे। तो आई फ़ील कि जो चीज़ें मैंने आपको इसके अंदर बताई, जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स आपको यहाँ पे बताए गए, उन चीज़ों को आप ज़रूर याद रखें और हमेशा की तरह जिससे जब भी आप कोई नया करंट अफेयर पढ़ते हैं, तो उससे पहले अपने पुराने करंट अफेयर्स को रिवाइज़ ज़रूर कीजिए और अपनी एक रूटीन डेवलप कीजिए कि आप वीकली करंट अफेयर को समराइज़ करते हुए उनको ज़रूर याद रखें क्योंकि आपके जो पर डे एफर्ट है, उसको आप एक वीक में डेवलप कीजिए और फिर उस तरह से आपके जब आप 4 वीक्स जब आपके कंप्लीट हो जाएँगे, दैट मीन्स आपका 1 मंथ लगभग कंप्लीट हो चुका होगा। तो इस तरह से ना चीज़ें याद भी रहेंगी और आप एक वक़्त ऐसा आएगा जब आपको सारी चीज़ें यूज़ हो जाएँगी, इसीलिए बार-बार रिवीज़न ज़रूर करें। तो आई होप आप इन इंस्ट्रक्शंस को ज़रूर याद रखें। थैंक यू सो मच।